अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 505 एंड 505 प्रैक्टिकल का कोर्स शेयर करने वाला हूं, जो कि वीक नंबर 13 टू 15। आज ये कोर्स जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल कर दूंगा आपको, ठीक है। 13 टू 15 3 वीक इसके अंदर मैं कवर करूंगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जी जो वीक नंबर 13 है उसके अंदर आपको वर्चुअल स्टोरेज पढ़ाई गई है। अब आप क्योंकि सारी चीज़ों को बात कर रहे हैं कि वर्चुअली, तो जाहिर सी बात है आप वर्चुअली एक्सेस करना यानी कहीं और से बैठ के एक्सेस करना। तो जो आप स्टोरेज हो वो फिज़िकल सर्वर कहीं और पड़ा है, और आपका जो आप उसके अंदर जो भी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क है या SSD है, जो जो भी उसके अंदर आपके सर्वर में लगी है, आप उसको वर्चुअली कहीं और से एक्सेस करना वाया वर्चुअल मशीन के। रेफर टू द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी इसका मतलब ये है कि वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन स्टोरेज डिवाइस, जो मैंने अभी बात आपको बोली है। सॉफ्टवेयर लेयर एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फिजिकल स्टोरेज। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपने VM पे इंस्टॉल किया, लिनक्स है, विंडोज़ है, ठीक है, उसके दरमियान में, उसके और फिजिकल स्टोरेज के दरमियान में एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका वर्चुअल स्टोरेज को मैनेज करता है। इनेबल द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम अ सिंगल फिजिकल स्टोरेज, यानी इससे आप जो है मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस बना सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, वर्चुअल बॉक्स में करते हो या कहीं भी, वो आप बेसिकली आप वर्चुअली एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह वर्चुअलाइजेशन नहीं है, ये पार्शल वर्चुअलाइजेशन है। ये हम यहाँ आगे जो है अभी पढ़ते हैं इस बारे में कि ये क्या चीज़ है। प्रोवाइड द इम्प्रूव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इन्हांस द डाटा प्रोटेक्शन एंड सिंप्लीफाइड द डाटा मैनेजमेंट। इससे जाहिर सी बात है आपकी डाटा प्रोटेक्शन भी होती है, सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट। डाटा को आप कहीं और से मैनेज रिमोटली कर रहे होते हो, तो ये ज़्यादा इन्हांस वे में जो है वो आप बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जाहिर सी बात आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी कि आप मुख्तलिफ उसको जब चंक्स में डिवाइड कर लेते हो, एक VM बना ली, दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, तो अब सबका आपस में कोई ताल्लुक है नहीं, तो उससे आप रिसोर्स को इम्प्रूव कर लेते हो। डाटा प्रोटेक्शन भी आपकी इम्प्रूव होती है। जाहिर सी बात है आपका जो है वो मैंने भी पीछे बात की, इम्प्रूव होती है। सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट बिल्कुल सिंप्लीफाइड होता है कि जब आपस में उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, फिजिकल स्टोरेज से वर्चुअल स्टोरेज का अलग होता है दोनों, उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वो अगर आपने, जैसे हमने VM में 20 GB उसको साइन कर दिया, अब वो आपकी, जैसे ये मेरी विंडोज़ है, इसके अंदर मैं एक VM बनाकर उसे वर्चुअली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बिल्कुल ये बात ये नहीं है कि आप अगर वर्चुअल बॉक्स पे या VMware पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसको नेटवर्क असाइन करते हैं, यानी यहाँ पर आप उसको कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। अगर वो यहाँ पर VM मेरी रन होगी, एक सॉफ्टवेयर आता है प्यूटी, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में प्यूटी। प्यूटी के नाम से आप गूगल करके देखिएगा। प्यूटी का सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप वर्चुअली सर्वर को एक्सेस करते हो वाया कमांड प्रॉम्प्ट, CMD के थ्रू, CLI के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। तो यानी आपका वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है सिस्टम। ये नहीं होता कि आप पूरी फिजिकल हार्डवेयर को नहीं, जस्ट उस VM को एक्सेस कर रहे होते हो। तो ये सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट। स्केलेबिलिटी, जाहिर सी बात है इसके अंदर स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने की ऑप्शन होती है, यानी आप ये कर सकते हो कि अगर आपने 20 GB असाइन किया, आप उसे 30, 40, 50, 100 GB तक, जहाँ तक आपकी फ़िज़िकल हार्डवेयर की रिसोर्सेज हैं, आप उसे बढ़ा सकते हो। VM के अंदर ऑप्शन मौजूद होती है आपके पास, ठीक है। आगे जो है फ्लेक्सिबिलिटी, वही बात हो गई। फिजिकल स्टोरेज इनेबल द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल, जब आप मल्टीपल कर सकते हो। अब हर किसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, साइज़, परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी, यानी किसी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, किसी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसकी अपने परफॉर्मेंस के और अपना साइज़ है, अपनी रिसोर्सेज है, वहाँ अपना प्रोसेसर है, अपनी रैम उसको असाइन हुई हुई है अलग से। तो ये इससे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। वो हमने बात पढ़ ली है कि जाहिर सी बात है आपकी इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी इससे। फिर डिज़ास्टर रिकवरी, हर किसी का अपना बैकअप होगा। ये नहीं होगा कि अगर एक VM का जो है वो ख़राब हो जाती है, यानी उसको कुछ हो जाता है,
में कोई वायरस आ गया तो उसका डाटा जो है वो हैक हो गया, कुछ हो गया, उसका बैकअप फाइल जो है वो फिज़िकल सर्वर पे पड़ी होगी। जाहिर सी बात है, जो फिज़िकल सर्वर है उस पर मौजूद होगी, जो उसने स्पेस वर्चुअल वीएम ने असाइन की हुई है, ली हुई है, तो वो बैकअप इजीली रिकवर हो जाएगा। उससे दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना फिज़िकल हार्डवेयर पे, फिज़िकल सर्वर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही जो है वो आपकी किसी और वीएम को फ़र्क पड़ेगा। ये हमने प्रीवियस बातें ये पढ़ ली हुई हैं, ये सारी वही बातें हम रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए ओवरव्यूज़ का नाम रखा हुआ। सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट, वही बात है कि जाहिर सी बात है, वर्चुअल स्टोरेज एब्स्ट्रैक्ट होता है फिजिकल, तो मेक इट इजी टू मैनेज प्रोविजन एंड एलोकेट द स्टोरेज रिसोर्सेज। दिस रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर सच अ टास्क एंड एडिंग और रिमूविंग द स्टोरेज और रीसाइजिंग द स्टोरेज डिवाइसेस। ये वही बातें जो हम आप पीछे करते आए हैं, वही सारी बातें हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। आप इसको जस्ट एक बार रीड आउट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल बात कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, रैशनल डाटाबेसेस। अब ऑनलाइन जो हम, जाहिर सी बात है, वर्चुअल का मतलब यही है कि आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो। द स्टोर डाटा टेबल विद द रोज एंड कॉलम। आप एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज आपने, या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आप इसको बोलते हैं। तो एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, और जब आप ऑनलाइन यूज़ करते हो तो माई एसक्यूएल और कल माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर आप यूज़ करते हो, ठीक है। ऑनलाइन यानी माई सीक्वल आपने पढ़ा भी होगा किसी कोर्स के अंदर कि आप इसे PHP माई एडमिन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, या वर्क बेंच भी है इसका एक और प्लेटफॉर्म, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। नो एसक्यूएल डाटाबेस भी इसके अंदर अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल मोंगोडीबी, कैसेंड्रा एंड काउ द टेबल स्टोर। यानी यहाँ पर वो आपको वही बात बता रहा है जो डाटाबेस के आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि रिलेशनल डाटाबेस जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, रो कॉलम में, लेकिन नो एसक्यूएल जो है वो स्टोर टेबुलर फॉर्म में नहीं होता। की वैल्यू पेयर, डॉक्यूमेंटेड बेस, ग्राफ बेस या ट्री बेस्ड होता है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा, या ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा हो आपने, कोई और डाटा स्ट्रक्चर क्यू पढ़ा होगा, तो उस फॉर्म में जो है वो नॉन एसक्यूएल होता है। सॉरी, क्यू जो है वो, क्यू जो मैंने बोला है वो एसक्यूएल ही है। आपका ट्री, ग्राफ, डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर, ये आपके नॉन एसक्यूएल है। ये पेपर में पूछा भी जाता है, रिलेशनल और नो एसक्यूएल डाटाबेस का डिफरेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस जो होता है, दी स्टोर द डाटा एज एन ऑब्जेक्ट, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, इंस्टेंट ऑफ क्लासेस रादर देन टेबल विद रोज एंड कॉलम। मोंगोडीबी और काउसडीबी दोनों इसकी एग्जांपल है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। टाइम सीरीज बेस्ड, यानी दीज डाटाबेस आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टोरिंग एंड क्यूइंग टाइम स्टैम्प डाटा, यानी टाइम के हिसाब से आपको डाटा जो पहले आएगा वो पहले स्टोर हो जाएगा, जो बाद में आएगा बाद में स्टोर हो जाएगा। इनफ्लक्स डीबी एंड ओपन TSDB इसकी एग्जांपल है। ये आपको डाटाबेस की तरफ लेके जा रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। कॉलमर डाटाबेस इज दी डाटाबेस स्टोर द डाटा इन द कॉलम रेदर देन रोज। ये कॉलम की फॉर्म में अलाउइंग फॉर अ फास्टर डाटा रिट्रीवल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेरीज। एग्जांपल इंक्लूड अपाची, कैसेंड्रा एंड HBase। यानी आप जो SQL डाटाबेस था वो आप रो बेस में स्टोर करते थे, यानी आपका जो, जैसे ये मैं एग्जांपल के तौर पे टेबल बताता हूँ, इस तरह आप करते थे। इसमें आप कॉलम वाइज कर रहे हो, ऊपर से नीचे तक आपका डाटा इस तरह आएगा, ठीक है। उसके बाद की वैल्यू पेयर, दीज टेबल स्टोर द डाटा एज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ये हमने पीछे पढ़ लिया अभी ये बात, की वैल्यू पेयर यानी आपकी की से जो है विच ईच की इज यूनिक एंड इज एसोसिएट विद वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से एसोसिएट होती है। ये आपने पढ़ा होगा जहाँ पर आपने मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हर जो मेमोरी की वैल्यू होती है हम उसे एक की वैल्यू असाइन कर देते हैं। पॉइंटर्स के अंदर C++ में पढ़ा होगा, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि हर वैल्यू की एक की वैल्यू असाइन कर दी जाती है। उससे वो आपने जब भी कोई वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये प्राइमरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यानी टेबल में जैसे प्राइमरी की होती थी, ये प्राइमरी की नहीं है, हर चीज़ ही की वैल्यू से एक्सेस हो रही है। लाइक एक पर्सन का किसी का नाम स्टोर किया है तो वो भी की वैल्यू से स्टोर हुआ होगा। लाइक 1 पे नाम है, 2 पे एड्रेस है, 3 पे, 4 पे, इस तरह सो ऑन। तो की वैल्यू उसकी ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 हो, वो डिपेंड करता है कि वो उसमें आप कौन से वाला यूज़ कर रहे हो, या रेडिक्स यूज़ कर रहे हो, या यकीन में सब में जो है वो की वैल्यू डिफरेंट होती हैं। अच्छा, फाइल बेस्ड डाटाबेस, द डाटाबेस स्टोर एज अ फाइल ऑन अ फाइल सिस्टम
आपने जेसन या जैमल फाइल जो है ये पढ़ी होगी किसी न किसी कोर्स के अंदर, कि जिसमें आप डाटे को फाइल सिस्टम की फॉर्म में स्टोर करते हो, जेसन या जैमल। ये ज़्यादातर तब आप यूज़ करते हो जब आपने डेटाबेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है अपने डेटाबेस को, ठीक है। और फिर वहाँ दूसरी जगह मूव करके आप किसी एसक्यूएल या कोई और यूज़ नहीं करते, इसी एक्चुअल फाइल को ही आप यूज़ कर रहे होते हो, जेसन फाइल या जैमल फाइल को, ठीक है। यहाँ आपके वीक नंबर 13 इख्तिताम हो रहा है। अब हम वीक नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। जो बात मैंने पहले की थी कि वर्चुअलाइजेशन और जो पार्शियल वर्चुअलाइजेशन है, यानी पूरी तरह वर्चुअलाइजेशन नहीं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, उसमें देख लेते हैं। फुल वर्चुअलाइजेशन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो वीएम पे इंस्टॉल होता है वो कंप्लीट डीकपल्ड फ्रॉम अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड वर्चुअल लेयर, यानी वो पूरा उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। पार्शियल में क्या होता है, इज़ पार्शियलिटी आइसोलेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड वर्चुअलाइज, जिसमें आपका गेस्ट ओएस बाद में या उससे अलग होता है, उससे इंस्टॉल नहीं होता। इन दिस टेक्निक अनमोडिफाइड जो है वो गेस्ट ओएस इस पर इंस्टॉल होता है। यानी आपने उबंटू, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले प्रीवियस वीक के अंदर कि आपने उबंटू और लिनक्स इंस्टॉल किया तो वो आप पहले ही उसको दे देते हो और वो ऑलरेडी जो है वो उबंटू जो अनमोडिफाइड जो है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। लेकिन जब आप पार्शियल में करते हो तो वो मॉडिफाइड ओएस जो है वो बाद में आप मॉडिफाइड ओएस बाद में इंस्टॉल करते हो, ठीक है। इट अलाउ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इसमें जो गेस्ट ऑपरेशन है वो इंट्रैक्शन विद हाइपरवाइज़र के इंट्रैक्शन के साथ जो चलता है, ठीक है। द गेस्ट ओएस इज़ अनअवेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन, गेस्ट ओएस को वर्चुअलाइजेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये अवेयर होता है कि वर्चुअलाइजेशन है या नहीं है, हार्डवेयर की है या सॉफ्टवेयर की है। ये वो बात हो रही है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है या सॉफ्टवेयर है, इसको नहीं पता होता फुल में, पार्शियल में पता होता है, क्योंकि पार्शियल में वो सिर्फ उसी पे काम कर रहा होता है। इन दिस टेक्निक द गेस्ट ओएस इशू हार्डवेयर कॉल टू एक्सेस द हार्डवेयर, इस टेक्निक में गेस्ट ओएस इशू हार्डवेयर को कॉल करता है कि बताओ कौन सा हार्डवेयर है। इसमें हाइपर कॉल्स होती हैं। इसका क्या मतलब है, गेस्ट ओएस इशू हाइपर कॉल टू हाइपरवाइजर टू एक्सेस हार्डवेयर। हाइपर कॉल करता है, यानी आप दोनों तरीके से कॉल कर रहा होता है, दो तरीक़ों से कॉल करता है, हाइपरवाइज़र के थ्रू, इसमें हाइपरवाइज़र का कोई फुल में नहीं है, ये फुली तौर पे एक वर्चुअल मशीन है, लेकिन ये हाइपरवाइज़र के थ्रू चलती है। अच्छा, आगे चलते हैं। फुल वर्चुअलाइजेशन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर का डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन पार्शियल में हाइपरवाइज़र मॉडिफाइड ओएस और हार्डवेयर बीच में हाइपरवाइज़र मस्ट है। इसमें तो आप नई वीएम क्रिएट करोगे तो वो हाइपरवाइज़र से ताल्लुक़ होगा, लेकिन जब एक वीएम आप क्रिएट कर चुके हो फिर वो गेस्ट ओएस और हाइपरवाइज़र का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में गेस्ट ओएस और हार्डवेयर का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, हाइपरवाइज़र का कोई काम नहीं फुल में। पार्शियल में बीच में वो इन्वॉल्व रहता है। इन फुल वर्चुअलाइजेशन परफॉर्मेंस इज़ लो, फुल वर्चुअलाइजेशन में परफॉर्मेंस लो होती है, और जो पैरेलल वर्चुअलाइजेशन होती है उसमें कंपैरेटिवली हाई होती है। फुल वर्चुअलाइजेशन जो है वो कम सिक्योर होती है, और पार्शियल वर्चुअलाइजेशन जो है वो ज़्यादा सिक्योर है। जो फुल वर्चुअलाइजेशन है वो पोर्टेबल और कंपैटिबल होती है, लेकिन ये लेस कंपैटिबल, और क्योंकि वो मॉडिफाइड स्पेसिफिक ओएस के लिए है। आप स्पेसिफिक ओएस के टाइम पे, यानी आपने खुद से उसको ओएस को मॉडिफाई करके आपने किया है, तो वो फिर सिर्फ उसी के साथ ही कंपैटिबल होगी, वो किसी और वीएम के ऊपर नहीं रन हो सकती, ठीक है। तो ये बात कंपैरिजन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में हो सकता है कि आपको जस्ट फुल वर्चुअलाइजेशन या पार्शियल वर्चुअलाइजेशन के बारे में जो है वो पढ़ाया जाए, और हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। फुल वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन टेक्निक इन विच वीएम्स और वर्चुअल सर्वर आर क्रिएटेड एंड रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर। इसमें यानी इसका कहने का मतलब ये है कि वर्चुअलाइजेशन इसमें वीएम जो क्रिएट होती है सिंगल फिजिकल सर्वर, यानी पूरा फिजिकल सर्वर जो है वो इस ये ऑक्यूपाई करती है। ईच वीएम हैज़ ओन ओएस एंड रन इंडिपेंडेंटली। हर वीएम का अपना ओएस होता है और वह इंडिपेंडेंटली रन करती है। द सॉफ्टवेयर लेयर प्रोवाइडिंग वर्चुअलाइजेशन इज कॉल्ड हाइपरवाइज़र। ये तो हमने बात पढ़ी है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर या हाइपरवाइज़र होता है।
हाइपरवाइज़र इज़ इंसर्टेड बिटवीन हार्डवेयर एंड वीएम्स, उसके बीच में। ये तो वही बात हम जब पढ़ रहे थे। गेस्ट ओएस इज़ डीकपल, ये हमने वो बात पढ़ी। ईच इज़ अनमॉडिफाइड, द एप्लीकेशन यूज़र लेवल इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टली अंडरलाइंग हार्डवेयर, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओएस लेवल रिक्वेस्ट आर ट्रांसलेटेड बाय हाइपरवाइज़र एट रन टाइम। बस ये एक नई बात है कि ओएस लेवल रिक्वेस्ट जो है वो ट्रांसलेटेड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल की रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं वो रन टाइम के ऊपर हाइपरवाइज़र जो है वो ट्रांसलेट करता है, बाकी नहीं, बाकी कोई बात नहीं होती। एग्जांपल ऑफ फुल वर्चुअलाइजेशन इज़ VMware ESX वर्चुअल बॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर। ठीक है। हाइपर वी जो है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर को मेंशन किया। ये एक नए अलग चीज़ है, हाइपर वी और वर्चुअल सर्वर सेम नहीं है। Disadvantage: the performance of virtualization may not be ideal as binary translation of OS request take place at runtime। यानी इसकी फुल वर्चुअलाइजेशन जो है ये आइडियल नहीं है बाइनरी ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है। एनी फिजिकल सर्वर फॉल्ट और फेलियर कैन इफेक्ट ऑल द VMs। अब इसके अंदर जितनी भी, इसमें जो फुल वर्चुअलाइजेशन होती है इसके अंदर अगर कोई भी मसला आएगा फिजिकल सर्वर में तो वो इफ़ेक्ट कर जाएगा बाकियों को भी, यानी बाकी VMs को भी मसला कर जाता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो है वो वीक नंबर 14 जो है ये मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें सिर्फ फुल वर्चुअलाइजेशन और पार्शियल वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया। अब कंटेनर्स की तरफ चलते हैं कि नया टॉपिक खुल रहा है कि अभी तक हमने वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ा था, अब हम कंटेनर्स क्या है हम उसकी तरफ चलते हैं। कंटेनर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूनिट इन विच द एप्लीकेशन कोड, इट्स लाइब्रेरी एंड डिपेंडेंसीज आर पैक्ड टुगेदर। इसके अंदर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर यूनिट है जिसमें एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी, पैकेज सारा कुछ इसी के अंदर होता है। अनलाइक वर्चुअल मशीन इट डज नॉट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। Unlike virtual machine, it does not include operating system. It is a small, fast, lightweight unit. ये छोटा है, फास्ट, तेज़ है, लाइट वेट यूनिट है। इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ फिजिकल सर्वर एंड वर्चुअलाइज द OS ओनली। ये फिजिकल सर्वर के ऊपर ही रहता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करता है, ये खुद वर्चुअलाइज नहीं होता। ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। जैसे हम वर्चुअल मशीन के अंदर OS इंस्टॉल करते थे VMs क्रिएट करके, ये उस तरह नहीं होता कि ये VM क्रिएट होगी, ये बड़ा फिजिकल सर्वर पे रहेगा, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज कर देगा। ये एक्सेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल कंटेनर इंजन के थ्रू। कंटेनर इंजन याद रखना, ये MCQ या पेपर में पूछा जाता है कंटेनर इंजन क्या है। कंटेनर इंजन के बारे में हम पढ़ते हैं। इट यूजेस द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ होस्टिंग मशीन थ्रू द कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन को यूज़ करते हुए फिजिकल रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं होस्टिंग मशीन यानी फिजिकल सर्वर की आप कंटेनर इंजन के थ्रू आप करते हो। इसके अंदर कंटेनर इंजन मौजूद है, जैसे वहाँ पर हाइपरवाइज़र था, यहाँ पर कंटेनर इंजन है। इट इज़ अ पोर्टेबल यूनिट बिकॉज ईच कंटेनर इमेज इंक्लूड ऑल द डिपेंडेंसी टू एक्सिक्यूट। ये पोर्टेबल यूनिट होता है, हर कंटेनर जो है वो उसके अंदर कंटेनर इमेज पड़ा होता है जिसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। पोर्टेबल यूनिट है। ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंटेनर कैन रन ऑन अ सिंगल OS। मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंटेनर्स जो हैं वो हम एक सिंगल OS के लिए रन कर सकते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन आर बिल्ट ऑन कंटेनर्स। जो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना है ना, वो कंटेनर्स के ऊपर ये जो है आपने कंटेनर्स यूज़ किए होते हैं उसके अंदर। ठीक है। इसमें एप्लीकेशन है, बीच में कंटेनर इंजन है, होस्ट OS और फिर नीचे हार्डवेयर। ये डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको फिर बता दूं, कोई डायग्राम बनाने के लिए पेपर में कभी भी नहीं आती। वो डायग्राम का आपसे पूछ सकता है कि कंटेनर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले एप्लीकेशन आएगी, जो भी ऊपर एप्लीकेशन 1 2 3 जो भी इंस्टॉल हुई है, मल्टीपल एप्लीकेशंस कंटेनर इंजन के ऊपर एक वक्त में रन हो सकती हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद होस्ट OS और फिर हार्डवेयर। ठीक है। इसके अंदर कंटेनर के जो सॉफ्टवेयर हैं कॉमन, वो डोकर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेज़ोन ECS है, उसके बाद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कि चार का नाम लिखें। बाज़ का ये लंबे में आता है, बाज़ का ये शॉर्ट में आता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं कुछ इसके।
Container are more lightweight. Their images include only one application related data in MBs instead of GBs. MBs में इसकी एप्लीकेशन होती है जो है ये लाइट वेट है, लेस ओवर हेड रिक्वायर्ड, लेस सिस्टम रिसोर्सेज डिप्लाई रन, काफ़ी कम रिसोर्सेज को चाहिए होती हैं, बूट फास्ट, बहुत जल्दी जो है वो लोड हो जाता है, वीएम्स को काफ़ी टाइम लगता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वीएम से ज़्यादा एफिशिएंट है। बाज़ औक़ात इनका डिफरेंस भी आ जाता है कंटेनर और वर्चुअल मशीन का, तो ये आपने उसमें आप लिख सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, कंटेनर भी जाहिर सी बात है आप कहीं से भी उसे एक्सेस करते हो, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, एक जगह लिखा जाता है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है, आइसोलेशन में रन हो सकता है कंटेनर्स। फिर सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है आइसोलेशन की वजह से, वही सेम बात जो वीएम्स में आइसोलेशन होती है इसमें भी आइसोलेशन है। उसके बाद डिपेंडेंसी, नीड डिपेंडेंसी, एक ये चीज़ है डीमेरिट के पैकेजिंग वर्कलोड विद सपोर्टिंग डिपेंडेंसी इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। अगर एक डिपेंडेंसी एक जो है वो अगर वो दूसरे कंटेनर को भी सपोर्ट करती है तो वो लिमिट कर देगी कि वो जब तक उसको डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी कंटेनर को नहीं चलेगा। इशू विद द स्टेटफुल एप्लीकेशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंटेनराइज स्टेटफुल एप्लीकेशन, दे नीड अ पैरेलल सिस्टम टू रन लाइक अ डेटाबेस एक्सेस। अब इसमें क्या है कि वो कहता है कि एक कोई ऐसी एप्लीकेशन जो स्टेटफुल हो वो उसको पैरेलल सिस्टम लाइक है उनको चाहिए होता है, इसमें पैरेलल काम नहीं चलता। ठीक है। सिक्योरिटी, सिंस एप्लीकेशन लेयर एंड होस्ट इज शेयर अक्रॉस द कंटेनर, दोनों जो हैं वो शेयर्ड हैं और अक्रॉस कंटेनर में एप्लीकेशन एंड होस्ट ओएस, तो इट ओपन द डोर टू सिक्योरिटी ब्रीचेस अक्रॉस द कंटेनर सॉरी। इसमें जो मसला ये आता है कि आपस में जो एप्लीकेशन लेयर और ओएस का जो है वो दोनों बगैर एक दूसरे के नहीं चल सकते, वो शेयर्ड है। तो इस वजह से अगर एप्लीकेशन लेयर में कोई मसला, कोई हैकिंग की अटैम्प्ट होगी या ओएस में होगी तो दोनों में मसला आएगा। कोई भी अगर एप्लीकेशन लेयर ही कोई कंटेनर आए, कंटेनर की कोई हैक कर देता है या उसका डाटा में कोई वायरस आ जाता है तो वो आपका ओएस में भी वायरस आ जाएगा। ठीक है। अब वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इसका। इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में फ़र्क क्या है। वर्चुअलाइजेशन मेक अ यूज़ ऑफ वर्चुअल मशीन टू कन्वर्ट ट्रेडिशनल हार्डवेयर इनटू वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन यूज़ होती हैं कन्वर्ट करने के लिए ट्रेडिशनल हार्डवेयर जो आपका कंप्यूटर सर्वर है उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में। कंटेनराइजेशन मेक अ कंटेनर टू कन्वर्ट द ट्रेडिशनल, उसमें कंटेनर होता है, इसमें वीएम्स होती हैं, ये दोनों चीज़ें फ़र्क है। Virtualization allow us to run the multiple virtual server on the top of physical server। Virtualization से आप multiple virtual machine रन कर सकते हो सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर। Containerization allow us to run the multiple application on the top of single, इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन चलती हैं, उसमें मल्टीपल वर्चुअल सर्वर चलते हैं, ये डिफरेंस है हो गया। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन इनेबल अस टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। वर्चुअलाइजेशन में आप करते हो कि एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को। इनेबल अस टू एफिशिएंट, कंटेनराइजेशन में क्या होता है, इनेबल अस टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द कंप्यूटर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पर हार्डवेयर है, यानी कंटेनराइजेशन इज़ मोर क्लोजली टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर। सॉरी, जो आपका कंटेनराइजेशन है उसके अंदर वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वो सॉफ्टवेयर की तरफ ज़्यादा है कंटेनराइजेशन। वर्चुअलाइजेशन जो है वो हार्डवेयर की तरफ ज़्यादा है। वर्चुअलाइजेशन यूजिंग अ वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट लेयर ऑफ ओवर हार्डवेयर। एब्स्ट्रैक्ट लेयर बनाता है यानी हार्डवेयर में अगर वो 20 GB उसने ले लिया तो वो बाकी जो रिसोर्सेज है उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये हमने पढ़ा है। कंटेनराइजेशन यूजिंग अ कंटेनराइज इंजन टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन, ये यहाँ पर वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी हम हाइपरवाइज़र यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम कंटेनर इंजन यूज़ करते हैं। ठीक है। हाइपरवाइज़र इज़ इंटरचेंजेबल टू कंटेनर इंजन। ठीक है। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन अलाउ डेवलपर टू क्रिएट डिप्लॉय वीएम फास्टर एंड मोर सिक्योरली, फास्टर और सिक्योरली होती है, लेकिन अलाउ डेवलपर टू क्रिएट डिप्लॉय एप्लीकेशन फास्टर मोर सिक्योरली। अब ये वीएम्स डिप्लॉय करता है और ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है डायरेक्टली, तो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू कंटेनराइजेशन इज़ फास्टर, स्लाइटली फास्टर आप कह सकते हो।
इन वर्चुअलाइजेशन एंड ओएस इज़ अ पार्ट ऑफ वीएम। ओएस जो है वो वीएम का पार्ट होता है। इन कंटेनराइजेशन ओएस जो है वो कंटेनर का पार्ट नहीं है, वो अलग है उससे। यूज़ ऑफ वर्चुअल सर्वर और वीएम रिड्यूस द हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर कॉस्ट इससे बचती है, इससे आपकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट बचती है। वही बात मैंने आपको कही कि ये इट इज़ क्लोज सॉफ्टवेयर। कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर के क्लोज है, वर्चुअलाइजेशन जो है वो हार्डवेयर के क्लोज है, तो उसमें आपकी हार्डवेयर कॉस्ट बचती है, इसके अंदर आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बचती है। अच्छा, अब लास्ट में वी एम टेक मोर टाइम टू बूट अप। ये थोड़ा स्लो है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपने वी एम वेयर या वर्चुअल बॉक्स में देखिएगा बड़ा स्लो स्टार्ट होता है। कंटेनराइजेशन लेस, क्योंकि उसके अंदर कोई वी एम कोई चीज़ स्टार्ट होनी थी, उसने डायरेक्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना है। एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है, उसने डायरेक्ट ही जो है वो आपका उसी के अंदर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाना है। लेकिन इसके अंदर पहले वो वी एम वेयर या वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट होगा, फिर आप उसके बाद वी एम को रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका ये लेक्चर जो है ये जो आज का मैंने दिया है CS505 और 505 की प्रैक्टिकल का ये कोर्स यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। मैं एंड पे फिर बताता जाऊँ कि दोनों में डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों के कोर्सेज सेम हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि CS505 इज़ मोर टूवर्ड्स थ्योरी के बारे में है और 5051 जो प्रैक्टिकल है वो टूवर्ड्स प्रैक्टिकल है। डज नॉट मीन कि इनका पेपर जो है वो प्रैक्टिकल आएगा। पेपर आलमोस्ट वो सेम ही होता है, जैसे उसके अंदर मेन कोर्स के अंदर MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह इसमें भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपको उन्होंने पेपर पैटर्न भी दिया होगा, आप LMS पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट में अगर दिया हो। वैसे तो मैंने जो स्टूडेंट का देखा था उसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन पेपर पैटर्न वैसा ही होता है। उसमें ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रैक्टिकल में जितने भी आप यू में कोर्स पढ़ते हैं वो आलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ हैं कोर्सेज जो डिफरेंट भी होते हैं। लेकिन उसका ये हरगिज़ नहीं है कि प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। वो क्वेश्चन मोर प्रैक्टिकल होते हैं, जो आपके MCQs या वो मोर प्रैक्टिकल आएंगे। ठीक है, आपको जैसे VM क्रिएट करने के मैंने शुरू में भी बताया था कि आपके VM क्रिएट करने के जो यहाँ आपने लिनक्स को रन करके कोई कमांड्स हैं शुरू में जो आपको पढ़ाई हुई हैं, उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके मिड टर्म में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंस जो है वो आपने नोट किया होगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।